नमस्कार दोस्तों ये क्वेश्चन देख सकते हैं कितनी बार रिपीट हुआ है। ये दोस्तों हमने 3 बार इसको मेंशन किया है केवल। ये क्वेश्चन दोस्तों लगभग 10 से 15 बार पूछा गया है। थोड़ा सा दोस्तों इसके लैंग्वेज में डिफरेंट करके लैंग्वेज थोड़ा बदल के 10 से 15 बार रेलवे और एसएससी में पूछा गया है। इसका पूर्ण रूप से डिटेल नीचे दिया गया है। दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन भी जैसे ऐसे सेम क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। यहाँ पर इसका भी पूरा डिटेल आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप लोग एक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक सिंगल वीडियो से, छोटे से वीडियो से आपका 2 से 3 नंबर आपका सीधा एग्जाम में फंसने वाला है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस रक्त वाहिका में यूरिया की सांद्रता सबसे अधिक होती है? ये किस रक्त वाहिका में यूरिया की सांद्रता सर्वाधिक होती है? दोस्तों बात करेंगे सबसे अधिक की, अधिक और सबसे कम किस में होता है? सबसे अधिक होता है दोस्तों हेपेटिक सिरा में। हेपेटिक सिरा में, हेपेटिक सिरा में। और सबसे कम होता है दोस्तों रेनल सिरा में। रेनल सिरा में याद रखिएगा, रेनल सिरा में। तो इसका आंसर हो जाएगा हेपेटिक सिरा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा गया था। लोको पायलट 2024 में भी ये क्वेश्चन आया था। इसका पूरा डिटेल यहाँ पर नीचे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों यूरिया के बारे में सबसे कम सांद्रता रेनल सिरा में और सबसे अधिक सांद्रता हेपेटिक सिरा में, यहाँ पर क्वेश्चन में हमने समझा दिया था। दोस्तों मानव शरीर में नाइट्रोजन मुख्य रूप से यूरिया के रूप में बाहर निकलता है। जो नाइट्रोजन होता है किस रूप में निकलता है? यूरिया के रूप में निकलता है। प्रोटीन के चयापचय मेटाबॉलिज्म चयापचय के से उत्पन्न अमोनिया को यकृत यूरिया में बदल देता है। जो अमोनिया होता है यकृत उसको क्या करता है दोस्तों? यूरिया में बदल देता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, अमोनिया को कौन यूरिया में बदलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यकृत। ये एसएससी एमटीएस और आरआरबी ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों यकृत। ये क्वेश्चन आसान है। जिसे किडनी द्वारा मूत्र माध्यम से शरीर के बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है, मतलब निकाल दिया जाता है। इसके अलावा बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजन यूरिक एसिड के रूप में भी निकाला जाता है। मुख्य रूप से यूरिया मूत्र के बाहर से निकलता है, लेकिन अन्य रूप से अगर बात करें तो यूरिक एसिड और अमोनिया के रूप में ये इसको बाहर निकाला जाता है। सबसे खतरनाक रूप कौन सा होता है इसमें? यूरिक एसिड, यूरिया और अमोनिया में। तो सबसे खतरनाक रूप होता है दोस्तों अमोनिया, ये भी याद रखिएगा। सबसे खतरनाक रूप होता है अमोनिया। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये 2 बार हमने रिपीट जो हुआ है हाल ही में उसको हमने मेंशन कर दिया। लेकिन ये दोस्तों यहाँ से गद्य के समीकरण से दोस्तों रिलेटेड एसएससी और रेलवे में दोस्तों ये कम से कम अगर दोनों को मिलाकर देखा जाए तो 50+ बार ये क्वेश्चन आया होगा। लैंग्वेज चेंज रहेगा लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा दोस्तों। लैंग्वेज चेंज रहेगा लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। लैंग्वेज चेंज रहने के बाद भी ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर कंसेप्ट आप लोग का क्लियर है तो गद्य के समीकरण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप लोग इजीली कर पाएंगे। दोस्तों इसको पूरा देखिएगा। यहाँ पर जो पूछा गया है, गद्य का पहला समीकरण किसके बीच संबंध बताता है? किसके बीच संबंध दिखाता है? आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन 2018 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था। आरआरबी जेईई सीबीटी 1 जो कि हाल ही में हुआ 2024 में भी पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वेग और समय। दोस्तों पहला समीकरण होता क्या है? v बराबर u प्लस ए टी होता है। दोस्तों ये समीकरण का संबंध कैसे निकाला जाता है? पहला जो अक्षर होता है समीकरण में, पहला अक्षर v मतलब वेग और दोस्तों जो आखिरी अक्षर होता है मतलब t मतलब समय। यहाँ से दोस्तों ये संबंध बताता है, वेग v और दोस्तों समय t, इन दोनों से आखिरी और पहले वाले से लेकर संबंध बताया जाता है। जैसे दोस्तों आखिरी समीकरण होता है v² बराबर u² प्लस 2as। तो यस क्या होता है दोस्तों? दूरी, मतलब यस होता है दूरी और v होता है दोस्तों वेग। तो अगर दोस्तों तीसरे समीकरण की बात करें तो दूरी और दोस्तों वेग और दूरी के बीच में ये संबंध बताता है। उसी तरह दोस्तों दूसरा समीकरण यस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब दोस्तों दूरी और समय के बीच
यह संबंध बताता है दूसरा समीकरण। और दोस्तों इनसे रिलेटेड, तीनों समीकरण से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल फॉर्म में। क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल फॉर्म में। अगर वेलोसिटी दिया रहेगा, त्वरण दिया रहेगा, समय का मान पूछ लेगा, तो दोस्तों समीकरण नंबर 1 में रख के आप लोग पुट कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पर नीचे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। वेग, और इसका आंसर हो जाएगा वेग और समय। गति के 3 समीकरण होते हैं जो कि दोस्तों गैलीलियो द्वारा प्रतिपादित किया गया था। v बराबर u प्लस ए टी प्रथम समीकरण है। s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर दूसरा समीकरण है। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as यह है तीसरा समीकरण। तो जहाँ u होता है प्रारंभिक वेग, v होता है अंतिम वेग, s होता है दूरी, t होता है समय तथा a त्वरण होता है। उपयुक्त समीकरण 1 में, जो समीकरण 1 है वेग और समय के बीच संबंध बताता है। समीकरण 2 है स्थिति और मतलब दूरी, स्थिति मतलब दूरी और समय के बीच संबंध बताता है। तथा समीकरण 3 वेग और स्थिति के बीच समय संबंध बताता है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दोस्तों आप लोगों का 10 से 15 कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। 10 से 15 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से सिर्फ एक स्क्रीनशॉट से आपका क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अपक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? जब जिंक ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अपक्रिया करता है कार्बन के साथ सी के साथ अपक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों? Zn और CO, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके समीकरण की बात करें दोस्तों, ZnO प्लस सी के साथ अपक्रिया करके क्या कर देता है? जिंक होता है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ये ऐसा इसका सब कुछ समीकरण हो जाएगा। दोस्तों नीचे बात करें इसके पूरे डिटेल के बारे में, यहाँ पर नीचे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। जब जिंक ऑक्साइड ZnO को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो यह अपक्रिया करके जिंक धातु और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। यह एक अपचयन अपक्रिया है, रिडक्शन अपक्रिया, जिसे अपचयन अपक्रिया कहा जाता है, और रिडॉक्स अपक्रिया है। अपचयन और रिडॉक्स अपक्रिया दोनों है, जिनमें कार्बन जिंक ऑक्साइड को जिंक से अपचयित कर देता है। यहाँ पर उसका समीकरण पूर्ण रूप से आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड दोस्तों रेलवे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अपवर्तनांक से रिलेटेड क्वेश्चन है। जिसका जितना अपवर्तनांक होगा उसका वेलोसिटी उतना ही कम होगा। जिसका जितना अपवर्तनांक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी? अगर दोस्तों यहाँ से प्रकाश की चाल बोला जाए, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें उसका चाल उतना कम होगा। अपवर्तनांक अगर ज़्यादा होगा तो उससे प्रकाश की चाल कम होगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों बात करें कि इसके अपवर्तनांक से रिलेटेड, बेंजीन का कितना होता है? 1.50। क्राउन ग्लास का होता है दोस्तों 1.52। केरोसिन का होता है, अल्कोहल का होता है दोस्तों 1.36। केरोसिन का कितना होता है दोस्तों? केरोसिन का होता है 1.44। तो दोस्तों जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्कोहल का अपवर्तनांक सबसे कम है, तो अल्कोहल में दोस्तों प्रकाश की चाल सबसे अधिक हो जाएगी। अगर इसमें पूछे प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होगी, तो सबसे ज़्यादा जिसका अपवर्तनांक होगा, जैसे क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है, तो इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी, ये याद रखिएगा। दोस्तों कुछ प्रकाश की दिया गया यहाँ पर कुछ अपवर्तनांक से रिलेटेड क्वेश्चन। ये सभी अपवर्तनांक आप लोग एनसीईआरटी में देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा मेंशन कर दिया गया है एनसीईआरटी के हिसाब से। एनसीईआरटी में इतना दिया है दोस्तों, 2-3 और दिया है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने मेंशन उसको नहीं किया है। जितना भी एनसीईआरटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट था अपवर्तनांक उतना यहाँ पर दिया गया। जैसे हवा का अपवर्तनांक 1.003, 3 बार 0 उसके बाद 3, ये बहुत बार पूछा गया है। यह रेलवे में बहुत बार पूछा गया है, आरआरबी का यह फेवरेट क्वेश्चन है। आइस का, बर्फ़ का, वाटर का, एल्कोहल का, केरोसिन का, क्वार्ट्ज का, टर्पेंटाइन ऑयल का, बेंजीन का, क्राउन ग्लास का, रॉक साल्ट का और डायमंड का। डायमंड का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसमें प्रकाश की चाल दोस्तों सबसे कम होती है। जितना प्रकाश की चाल जिसमें दोस्तों अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा और प्रकाश की चाल उसमें सबसे कम होगी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है दोस्तों, धरती से टकराने से तुरंत पहले 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा इतना है, इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था। अगर ऊंचाई की बात किया जाएगा, जहाँ पर ऊंचाई की बात आ जाएगा दोस्तों, तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी दोस्तों बदल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, मतलब स्थितिज ऊर्जा में। तो ये हो जाएगा दोस्तों mgh। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये एनर्जी का मान कितना दिया है 400, एम का मान कितना दिया है 2 kg, और जी का मान दिया है 10, और एच का मान दोस्तों यहाँ से पूछा है। तो 10 से 1 0 काट देंगे, 2 से इसको काट देंगे तो 20 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। एच बराबर 20 मीटर, एच बराबर 20 मीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा एच बराबर 20 मीटर। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा दोस्तों, अगर गतिज ऊर्जा भले ही दिया रहे, लेकिन अगर उसमें ऊंचाई की बात कर दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका फार्मूला होता है दोस्तों mgh। और गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv², 1/2 mv² गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। नीचे दोस्तों पूरा डिटेल इसका दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। माना पिंड को h मीटर की ऊंचाई से गिराया गया था। h मीटर की ऊंचाई पर पिंड को में निहित स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी पर उसके गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। यहाँ पर पूरा डिटेल आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्पीकर में पिच अधिक होने पर उसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों आवृत्ति अगर जितना अगर पिच ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगा, ये याद रखिएगा। जिसका पिच ज़्यादा होता है उसका फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति अधिक होगा। अगर ध्वनि की पिच ज़्यादा है तो उसका आवृत्ति भी ज़्यादा होगा, इसको याद रखिएगा। नीचे इसका पूर्ण रूप से डिटेल दिया गया है, देख लीजिएगा। आवृत्ति अधिक होगा, ये तो आंसर दिया गया है। किसी ध्वनि स्पीकर में पिच अधिक होने पर उसकी आवृत्ति भी बढ़ जाती है। अगर पिच अधिक है तो उसका आवृत्ति भी बढ़ जाएगी, चूँकि पिच सीधे आवृत्ति पर निर्भर करती है। उच्च पिच का अर्थ है प्रति सेकंड कंपन या फिर तरंगों की संख्या अधिक होना। 1 सेकंड में कंपन या फिर तरंग कितना अधिक हो रहा है उसका पिच से मतलब है। मुख्य प्रभाव देखिएगा दोस्तों, आवृत्ति बढ़ जाएगी, तरंगों के बीच की दूरी कम हो जाता है, इसलिए ध्वनि पतली और तीक्ष्ण मतलब तीखी हो जाता है। ध्वनि पतली और तीक्ष्ण हो जाती है। देखिए पिच, लड़कियों में पिच अधिक होता है, इसलिए दोस्तों उनकी आवाज़ सुरीली और पतली होती है। लड़कियों के गले में पिच अधिक होता है, इसलिए उनकी आवाज़ सुरीली होती है। और मनुष्यों में दोस्तों पिच कम होता है, इसलिए आवाज़ मोटी होती है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है आमाशय की मुख्य कोशिकाओं द्वारा स्रावित कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करने के लिए महत्वपूर्ण है। पूछा है दोस्तों, प्रोटीन के पाचन में कौन सी एंजाइम बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है प्रोटीन के पाचन में। तो ये हो जाएगा दोस्तों पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिनोजोन एंजाइम। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, सेम टू सेम रिपीट क्वेश्चन हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में, आरआरबी जेई सीबीटी 1 2024 में, आरआरबी टेक्नीशियन 2025 में। एक ही बार के अंतराल में दोस्तों ये 3 बार रिपीट हुआ सेम क्वेश्चन। इसका पूरी डिटेल की बात करें दोस्तों, यहाँ पर पेप्सिन का क्या काम होता है। पेप्सिन का काम होता है दोस्तों आमाशय में जो अम्लीय वातावरण में प्रोटीन का सरल पेप्टाइड में तोड़ना। गैस्ट्रिक लाइपेज का क्या काम होता है, लाइपेज का वसा को दोस्तों डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड में तोड़ना। ट्रिप्सिन का काम होता है दोस्तों छोटी आंत में प्रोटीन को सरल पेप्टाइड में तोड़ना, छोटी आंत में प्रोटीन को। और दोस्तों पेप्सिन का आमाशय में काम होता है, क्वेश्चन में मेंशन किया गया था आमाशय से। अगर छोटी आंत में बात होता तो ट्रिप्सिन हो जाएगा। ट्रिप्सिन में प्रोटीन जो है सरल पेप्टाइड में तोड़ता है। एमाइलेज का काम होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट जो कि स्टार्च के रूप में होता है, स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ना। स्टार्च को माल्टोज में तोड़ना, ये इसका काम होता है एमाइलेज का। इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से चारों जो ऑप्शन है चारों से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। ये कोई एसएससी का एग्जाम हो, यूपी का एग्जाम हो या फिर रेलवे का एग्जाम हो। अगला क्वेश्चन है, देखिए मेंडल के अनुसार लंबे मटर के पौधे को छोटे मटर के पौधे के साथ संस्करण करने पर F1 संतति में F1 पीढ़ी में कौन सा विशेषक प्रकट हुआ था। कौन सा विशेषक, अगर F1 पीढ़ी की बात करें दोस्तों तो सभी लंबे होंगे, लेकिन F2 पीढ़ी में अगर जाएंगे तो F2 पीढ़ी में दोस्तों लंबे और बौने दोनों के देखने को मिलेंगे। लंबे के साथ बौने पौधे भी देखने को मिलेंगे।
लंबे के साथ बौने पौने भी देखने को मिलेंगे। ये मेंटल वाले क्वेश्चन मटर के पौधे से दोस्तों क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। कोई ऐसा एग्जाम में नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा ना जाता हो। यहाँ पर पूरे डिटेल की बात करेंगे दोस्तों। डिटेल की बात करें, मेंडल के द्वारा लंबे मटर के पौधे को छोटे मटर के पौधे के साथ संस्करण कराने पर F1 संतति, यहाँ पर F1 संतति में सभी मटर के पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, जबकि F2 पीढ़ी में स्वपरागण द्वारा फेनोटाइप अनुपात जो देखने को मिलेगा दोस्तों 3:1, जो फेनोटाइप अनुपात होता है 3:1 और जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 होता है। ये दोनों अनुपात दोस्तों क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। ये दोनों अनुपात फेनोटाइप अनुपात और जीनोटाइप अनुपात, फेनोटाइप अनुपात और जीनोटाइप अनुपात याद रखें। फेनोटाइप अनुपात 3:1 होता है, जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 होता है। अगर इसको दोस्तों डिटेल अगर चाहिएगा तो इसको आप लोग बोलिएगा, मैं इसको डिटेल बनाकर शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को अपलोड कर लूँगा। आप लोग देख लीजिएगा फेनोटाइप अनुपात कैसे आता है, जीनोटाइप अनुपात कैसे आता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।